हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान से। तो हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी, और जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है लैटिन, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच। तो आप लोग से एक बात और बोलना है कि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लगभग एक जो क्वेश्चन होगा वो लगभग 4 क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो मृदा यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन नामों के पीछे यल लगा होता है, जिन नामों के पीछे यल लगा होता है या फिर टी लगा होता है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, या फिर जिन नामों के पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है लैक कल्चर। तो यहाँ पे जो लैक है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और कल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे जो लैक कल्चर है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि लैक जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और कल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो सॉइल की जो उत्पत्ति हुई है यानी लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सोलम, लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सोलम, सोलम से ही सॉइल की उत्पत्ति हुई। सोलम का मतलब होता है फर्श। तो यहाँ पे बात की जा रही कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी लैटिन से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिन वान लीवेक को, सेकेंड ऑप्शन है वी डोकुचेव को, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर JW लीथेर को, फोर्थ ऑप्शन है बिथनी को। तो बात कर लेते हैं जस्टिन वान लीवेक की। तो जो जस्टिन वान लीवेक हैं इनको पूरे विश्व में उर्वरक रसायन के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। और बात कर लेते हैं कृषि रसायन के जनक, तो कृषि रसायन के जनक जो हैं वो भी जस्टिन वान लीवेक हैं। बात कर लेते हैं बीवी डोकुचेव की। तो जो बीवी डोकुचेव हैं इन्हें फादर ऑफ पेडियोलॉजी बोला जाता है, यानी मृदा विज्ञान के जनक इन्हें बोला जाता है। साथ साथ में इन्हें आधुनिक मृदा वर्गीकरण के भी जनक बोला जाता है। वो बात करते हैं अगर डॉक्टर JW लीथेर की, तो जो डॉक्टर JW लीथेर हैं इनको भारतीय मृदा के जनक यानी भारतीय मृदा विज्ञान के जनक इन्हीं को जाना जाता है। इन्हीं के हम लोग भारतीय मृदा विज्ञान का जनक बोलते हैं। बात कर लेते हैं बिथनी की। तो जो बिथनी है इन्होंने मृदा को पोषक तत्वों का थैला बोला था। जो मृदा अपनी होती है, सॉइल होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की मात्रा होती है, तो इसलिए इन्होंने मृदा को पोषक तत्वों का थैला भी बोला था। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं वो डॉक्टर JW लीथर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। वो अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो बीबी डोकुचेव हैं। इनको साथ साथ में आधुनिक मृदा वर्गीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और जस्टिन वान लीबेक जो हैं इनको पूरे विश्व में उर्वरक रसायन के जनक के रूप में या कृषि रसायन जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही भारतीय मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी डॉक्टर JW लीथर को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है,
मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पीडोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है इडपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है मृदा विज्ञान, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बात कर लेते हैं कि जो मृदा निर्माण है, मृदा वितरण है, उसके गुण का अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मृदा विज्ञान की, कि मृदा विज्ञान क्या होता है। मृदा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो होता है मृदा निर्माण, दूसरा वो होता है कि मृदा के साथ मतलब वो पौधे जिनका मृदा के साथ संबंध हो। तो यहाँ पे अगर मृदा निर्माण की बात की जाए तो मृदा निर्माण के अंतर्गत मतलब मृदा वितरण आता है, मृदा वर्गीकरण आता है और मृदा के गुण आते हैं। तो मृदा के गुण में भी मृदा के गुण को भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो भौतिक गुण होता है, दूसरा जैविक गुण होता है और तीसरा रासायनिक गुण होता है। और बात करते हैं कि तो इसका मतलब कि मृदा निर्माण, वितरण और गुण का जो अध्ययन किया जाता है ये किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा निर्माण, मृदा वितरण के गुणों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। पीडो का मतलब क्या होता है? अगर पीडोलॉजी को हम लोग तोड़ते हैं तो पीडो का मतलब होता है यहाँ पे पीडोन प्लस लॉगस। पीडोन प्लस लॉगस, पीडोन का मतलब होता है सॉयल यानी मृदा, या फिर इसको पार्टिकल बोलते हैं। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी मिट्टी की ही स्टडी करना हम लोग पीडोलॉजी बोलते हैं। और अगर बात कर लेते हैं इडपोलॉजी की, तो इडपो का मतलब होता है ग्राउंड यानी सरफेस, और टू लॉगी का मतलब होता है, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मतलब मृदा निर्माण और मृदा गुण का अध्ययन किया जाता है, तो यह पीडोलॉजी के अंदर किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 25%, फोर्थ ऑप्शन है 45%। तो जो बात कर लेते हैं, जो मिट्टी का कुल आयतन होता है, यानी सपोज दैट आप लोग एक कोई मिट्टी का एक पार्टिकल है, इसको मिट्टी का एक पार्टिकल मान लीजिए, तो इसका मतलब जो हाफ पार्ट होता है, यानी इसका मिट्टी में लगभग आधा भाग जो होता है, यानी 50% जो भाग होता है वो ठोस होता है, यानी सॉलिड होता है। मिट्टी का अगर कोई एक पार्टिकल ले लीजिए, एक टुकड़ा लीजिए, तो उसका जो मतलब आधा % भाग होता है, यानी 50% भाग जो होता है वो लगभग सॉलिड होता है। और अगर बात करते हैं कि 50% जो भाग होता है, तो 50% जो भाग होता है वो रंध्र होता है, यानी जिसमें मतलब वायु भी होते हैं, जल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ कितने % होता है। तो यहाँ पे लगभग मिट्टी के एक पार्टिकल को हम लोग लेते हैं तो उसका 50% जो भाग होता है सॉलिड होता है, और 50% जो भाग होता है वो रंध्रावकाश, यानी जिसको हम लोग पोरोसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें मतलब अगर जो रंध्र की बात, जो 50% रंध्र होते हैं, इनकी अगर बात हम लोग करें तो रंध्रों में जो होता है 50% में भी 25% जो होते हैं वायु भरे होते हैं और 25% जो होते हैं उसमें जल भरे होते हैं। यानी इस 50 में जो 25% है इनमें वायु भरे होते हैं और 25% में जल भरे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कुल आयतन का लगभग 45% होते हैं। अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये लगभग 5% होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मृदा के कुल
आयतन का कार्बनिक परसेंटेज कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी मृदा के कुल आयतन का जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो लगभग 5% होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। और अगर थोड़ी बहुत बात की जाए कि मतलब इन्वायरमेंट में जो वायु होते हैं, यानी मतलब जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 78.08 होती है, लेकिन मिट्टी में जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मिट्टी में जो मतलब नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 79.2% होती है। अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में होता है वो 20.95 के आसपास में होता है, और जो मिट्टी होती है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा इससे थोड़ी सी कम होती है, यानी 20.6% के आसपास में होती है। अगर बात कर लेते हैं CO2 की, तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 0.03% के आसपास में इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जबकि वही मात्रा मिट्टी में जो होती है वो लगभग इससे 10 गुना ज़्यादा होती है, यानी 0.25% के आसपास में ये मिट्टी में पाई जाती है। तो यहाँ पे मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सियाल, सेकंड ऑप्शन है सीमे, थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो धरती होती है, धरती की मतलब जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी ये मान लीजिए धरती है, और धरती की जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम लोग पपड़ी बोलते हैं, और इसकी जो मोटाई होती है वो 5 से 60 किलोमीटर तक होती है, जिसे हम लोग भू पपड़ी बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ये मतलब धरती की मतलब पहली परत है और इसके नीचे दूसरी परत है। तो जो पहली परत होती है इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। धरती की मतलब जो ऊपरी परत जिसको हम लोग भूपपड़ी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को सिलिका प्लस एल्युमिनियम देखने को मिलता है। और जो धरती की मतलब निचली सतह होती है उसमें हमको सबसे ज़्यादा सिलिका प्लस मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भू परत जो होती है, भू परत की जो ऊपरी मतलब भाग होता है उसको हम लोग अब यहाँ से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि सी यानी SI सिलिका प्लस एल्युमिनियम, तो सिलिका और प्लस एल्युमिनियम को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक शब्द निकल के आता है जिसको हम लोग सी आल बोल सकते हैं, यानी सी आल बोल सकते हैं। और जो धरती की निचली परत होती है उसको हम लोग यहाँ पे मतलब अगर इस शब्दों को जोड़ें, सिलिका और मैग्नीशियम को जोड़ें, तो यहाँ पे जो दूसरा शब्द निकल के आता है वो सी में निकल के आता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पपड़ी की ऊपरी परत जो कि सिलिका और एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की कौन सी परत बनी है, धरती की सबसे ऊपरी परत जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। तो उसको कहते क्या है, तो सिलिका और एल्युमिनियम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमको एक नया शब्द मिलता है जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 46.60%, सेकेंड ऑप्शन है 27.70%, थर्ड ऑप्शन है 8.13%, फोर्थ है 5.00%।
तो जो भूपपड़ी होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो अधातु पाए जाते हैं। भूपपड़ी मतलब यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसमें सबसे ज़्यादा अधातु की मात्रा होती है। अगर अधातु की बात करें तो अधातु के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन और सिलिका की। ऑक्सीजन और सिलिका जो होते हैं ये अधातु होते हैं। और अगर बात कर लेते हैं एल्युमिनियम और आयरन जो कि धातु होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के अनुसार मतलब मेंशन करेंगे चीज़ों को। तो भूपपड़ी में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, यानी धरती के मतलब धरती में जो सिलिका होती है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो 46.60 जो है ये धरती में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बात कर लेते हैं 27.70 की, तो जो सिलिका की मात्रा होती है ये 27.70 होती। भूपपड़ी में सिलिका की जो मात्रा होती है वो 27.70% होती है। अगर बात कर लेते हैं 8.13% की, तो ये एल्युमिनियम की मात्रा होती है। अगर बात कर लेते हैं आयरन की, तो ये 5.00% आयरन की मात्रा होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 27.70% भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है जैनी, सेकंड ऑप्शन है बिथनी, थर्ड ऑप्शन है डोकुचेव, फोर्थ ऑप्शन है लीवेग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूनता का सिद्धांत, यानी न्यूनता का सिद्धांत क्या होता है। तो जो न्यूनता का सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था वो 1840 ईस्वी में न्यूनता का सिद्धांत दिया गया था। अब बात कर लेते हैं न्यूनता सिद्धांत की। तो जो न्यूनता सिद्धांत होता है, न्यूनता सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर कोई खेत है उसमें 4 से 5 पोषक तत्व हैं और चारों पाँचों पोषक तत्व हैं, और अगर उनमें चारों पांचों पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी 4-5 पोषक तत्व में जो सबसे कम मात्रा में उत्पादन को प्रभावित करेगा, अगर कोई 4 खेत है उसमें 4-5 पोषक तत्व की मात्रा है और उन सब पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है, तो उसमें से जो सबसे कम पोषक तत्व की मात्रा है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कमी आ जाती है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित करता है। इसी को हम लोग न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि भारत में मतलब जो सबसे ज़्यादा जिस तत्व की मृदा में कमी होती है वो जिंक होती है, और दूसरे नंबर पर जिस तत्व की भारतीय मृदा में कमी होती है वो बोरान होती है, और तीसरे नंबर पर जिस तत्व की कमी होती है भारतीय मृदा में वो मैग्नीज होता है, और अगर चौथे नंबर में जिस तत्व की भारतीय मृदा में कमी होती है वो आयरन होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो न्यूनता का सिद्धांत था ये लीबेग ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फरोस्लाइस मृदा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टॉप सॉइल को, सेकंड ऑप्शन है सब सॉइल को, थर्ड ऑप्शन है मृदा प्रच्छेदिका को, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो जो मतलब फरोस्लाइस होता है, फरोस्लाइस मृदा को क्या कहते हैं? तो धरती की मतलब जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो धरती की सबसे ऊपरी सतह होती है, यानी जिसको हम लोग पृष्ठीय मृदा बोलते हैं, यानी टॉप सॉइल को जो बोलते हैं वो पृष्ठीय मृदा या सरफेस सॉइल बोलते हैं। तो जो सरफेस सॉइल होता है ये ऊपर से लगभग 15 सेंटीमीटर मिट्टी से, मतलब जो धरती का पार्ट होता है ये ऊपरी परत में लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास तक मतलब इसका सरफेस होता है, इसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, यानी सबसे ऊपर की परत बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मृदा प्रच्छेदिका की, तो जो मृदा प्रच्छेदिका होता है इसका मतलब जो आकार होता है ऊर्ध्वाधर काट जहाँ तक जाता है वहाँ तक ये मृदा प्रच्छेदिका का काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो देसी हल होते हैं,
तो देसी हल सबसे पहले अगर बात की है कि देसी हल की खोज कहाँ पे हुई थी, तो देसी हल जो हल है उसकी खोज अपने भारत में हुई थी। और कब हुई थी? ये लगभग 2900 BC पूर्व हुई थी देसी हल की खोज। तो देसी हल का जो काम होता है ये होता है कि मिट्टी के मतलब ऊपरी सतह लगभग 15 सेंटीमीटर मृदा को ही ये उठाता है। मतलब जब हम लोग खेतों में इसकी मतलब जुताई करते हैं तो ये जो मिट्टी उठाता है खेतों से, ये लगभग 15 सेंटीमीटर से नीचे तक की मिट्टी नहीं उठाता, यानी 15 सेंटीमीटर के आसपास तक की मिट्टी उठाता है। यानी जो मिट्टी उठाता है वो टॉप सॉइल की मिट्टी उठाता है। तो जो फरोस्लाइस मृदा है इसको हम लोग टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मेसान जार ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मृदा कलाकार, सेकंड ऑप्शन है मृदा संरचना, थर्ड ऑप्शन है मृदा सुघट्यता, फोर्थ ऑप्शन है मृदा प्लास्टिसिटी। तो बात करते हैं मृदा कलाकार की। तो मृदा कलाकार को हम लोग इंग्लिश में सॉइल टेक्सचर भी बोलते हैं। कि मृदा कलाकार क्या होते हैं? किसी मिट्टी में, अगर कोई मिट्टी है उसमें बालू, सिल्ट और क्ले की जो मात्रा होती है, जो मिश्रण होता है, उसको हम लोग मृदा कलाकार बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं मृदा संरचना की, तो मृदा की जो संरचना होती है इसको इंग्लिश में सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मृदा के जो कण होते हैं इनका संगठन, मतलब मृदा के कणों का संगठन ही मृदा संरचना कहलाता है। अगर बात कर लेते हैं मृदा सुघट्यता की, तो जो मृदा सुघट्यता होती है इसमें मतलब इसको हम लोग सॉइल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो जो मृदा संरचना मतलब मृदा सुघट्यता जो होती है ये मृदा के संरचना के टूटने का विरोध करती है। अगर कोई मृदा है वो टूट रही है तो उसका जो विरोध करती है उसको हम लोग मृदा सुघट्यता बोलते हैं। बात कर लेते हैं मृदा प्लास्टिसिटी की। तो मृदा प्लास्टिसिटी जो होती है ये भी मृदा सुघट्यता जैसी ही होती है। यानी मृदा में जो पानी की मात्रा होती है जिसमें मिट्टी बिना दरारें खाए फैल जाती है। यानी मिट्टी में जो पानी की मात्रा होती है और मिट्टी जो होती है बिना दरार खाए फैल जाए, उसे हम लोग मृदा प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मेसान जार ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। तो मेसान जार क्या होता है देख लेते हैं। मेसान जार कुछ इस तरह का एक ट्यूब जैसी नली होती है, सिलेंडर मान सकते हैं आप लोग। तो इसमें सबसे हम लोग क्या करते हैं कि जो बालू का कण होता है ये सिल्ट और क्ले की तुलना में बड़ा होता है, तो ये सबसे पहले निचली सरफेस पे बैठ जाता है। दूसरे पे जो बात कर लेते हैं वो सिल्ट होता है, सिल्ट को डाल देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो क्ले को डाल देते हैं। यानी सबसे पहले मिट्टी को लेके और उसमें पानी डाल के इसको काफ़ी देर तक हिला देते हैं, जिससे मिट्टी और पानी एकदम मिक्स हो जाती हैं। तो उसकी जो निचली सतह सबसे पहले जो मतलब बालू का कण होता है वो आके सबसे पहले बैठता है। दूसरे नंबर पे जो होता है वो सिल्ट आके बैठ जाता है। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो क्ले आके बैठ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें, तो अगर बालू का रेशियो की बात करें तो ये 4 के आसपास में होती है। अगर सिल्ट की बात करें तो 3 के आसपास में होती है। अगर मतलब क्ले की बात करें तो ये भी 3 के आसपास में होती हैं। तो मतलब जो ये मतलब किस बेस पे मतलब यहाँ पे आके बैठ रही हैं कि मतलब जिस मिट्टी का कण सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो सबसे पहले आके बैठ जाती हैं। तो इससे हम लोग को अनुमान लगा लेना चाहिए कि मिट्टी के कणा के आधार पे मतलब इसका हम लोग जार को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो मेसान जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, इसलिए इसका नाम मेसान कण पड़ा। तो मेसान जार जो होता है ये मतलब मृदा कणाकार को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेडोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एडफोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोजेनेसिस।
तो जो चट्टान होते हैं, पेट्रॉन यानी ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है पेट्रॉन। पेट्रॉन का मतलब होता है चट्टान, यानी मतलब चट्टानों के निर्माण को, अगर हम लोग बात करें चट्टानों का जो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? चट्टानों के निर्माण को हम लोग पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। हम लोग पेडोलॉजी और एडवोलॉजी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास दो ऑप्शन, एक पेट्रोलॉजी और दूसरा पेट्रोजेनेसिस। तो जो चट्टानों का निर्माण होता है यानी चट्टानों का जो निर्माण होता है उसको हम लोग पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं चट्टानों के अध्ययन की। तो अगर पेट्रोजेनेसिस चट्टानों के निर्माण को बोलते हैं तो जो पेट्रोलॉजी है ये चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आंतरिक चट्टानों का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट, सेकेंड ऑप्शन है गब्रो, थर्ड ऑप्शन है डायोराइट, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो आंतरिक चट्टान होते हैं इनको हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं कि अगर कोई पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है यानी जिसको भूपपड़ी बोलते हैं, वो लगभग 5 से 60 किलोमीटर मतलब होती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा अधातु पाए जाते हैं। और पृथ्वी के जस्ट मतलब भूपपड़ी के जस्ट नीचे वाली जो सतह होती है उसको हम लोग बाह्य धात्विक चट्टानें या बाह्य धात्विक सतह बोलते हैं। तो बाह्य धात्विक सतह में क्या होता है? इसमें धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो और उससे भी नीचे मतलब जो चट्टानें हो, जो मतलब लेयर होती है पृथ्वी की, तो उसमें मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 3000 से 5000 के आसपास में उनका टेम्परेचर होता है। तो कभी कभी होता है कि मतलब वो जो परत मतलब कमज़ोर होती है उसको मतलब टेम्परेचर तो वहाँ का हाई है ही, और सब कुछ मतलब लिक्विड के रूप में वहाँ पे मतलब बन के तैर रहा है। तो जहाँ पे मतलब परतें कमज़ोर पाती हैं तो वो मतलब उस परत को तोड़कर बाहर निकल आती हैं, जिसको हम लोग ज्वालामुखी, लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो ये मतलब आके निकल जाती हैं, तो वो दूसरी परत जो होती है वाह्य धात्विक परत होती है उसमें आके मतलब बैठ जाती हैं। तो इसको हम लोग वाह्य धात्विक चट्टानें बोलते हैं, लेकिन इसमें जो होती है धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आंतरिक चट्टानों का उदाहरण जो है तो यानी वाह्य धात्विक चट्टानें, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा मतलब धातु, और धातु चट्टानों में ही धातु हम लोग को मिलते हैं। तो ग्रेनाइट भी मिलते हैं हमको, गब्रो भी मिलते हैं, डायोराइट भी मिलते हैं। तो इसलिए मतलब इसका जो आप मतलब इसलिए मतलब इसमें जो चारों ऑप्शन हैं सभी सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी, थर्ड ऑप्शन है टर्सरी, फोर्थ ऑप्शन है आलापदीज। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जिप्सम किस प्रकार का मतलब खनिज तत्व है। तो बात कर लेते हैं खनिज तत्व की। तो इस धरती पर मतलब जो सबसे पहले खनिज आता है, इस धरती पर अगर मतलब अपनी पृथ्वी इस पर मतलब कोई खनिज सबसे पहले आता है तो उसको हम लोग प्राथमिक बोल देते हैं। अगर उसके बाद मतलब कोई दूसरा आता है तो उसको हम लोग द्वितीयक बोल देते हैं। तो इस धरती पे मतलब जो सबसे पहले मतलब खनिज आया वो मतलब आया आग्नेय चट्टानें आई। तो आग्नेय चट्टानों को हम लोग प्राथमिक बोल देते हैं। आग्नेय चट्टानें कभी कभार क्या होता है टूट कर मतलब अवसादी चट्टानों का भी निर्माण करते हैं। तो अवसादी चट्टानें भी जो होती हैं ये प्राथमिक होती हैं। वो अगर आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये टूट कर अपना रासायनिक परिवर्तन कर लेती हैं, यानी इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग द्वितीय खनिज बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है। तो जो चट्टानें होती हैं ये टूटकर अपना मतलब जो रूप होता है या अपना मतलब जो रसायन होता है उसको चेंज कर लेती हैं, तो मतलब इसको द्वितीय खनिज बोलते हैं। तो द्वितीय खनिज का मतलब जिप्सम जो है ये द्वितीय खनिज का तत्व है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी सेकेंडरी। जिप्सम जो है वो द्वितीय खनिज का तत्व है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।